हेलो गाइस, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रीवियस पेपर 2018 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। सेकंड है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। थर्ड है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और फोर है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी होता है, सभी उपयोगी होता है सभी गणितीय समस्याओं में, ये सही नहीं है। अस्पष्टता बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, यानी उसे अस्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसे पूर्ण तरीके से उसे स्पष्टता नहीं जताई जा सकती, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा शिक्षकों के द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 32 पर। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? फर्स्ट, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, यानी एक ही कक्षा में उसी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्लास के बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ रख करके और उन्हें संभालना चाहिए, यानी उन्हें एक जैसा वर्क दे देना चाहिए, चाहे वो 4 क्लास का है, चाहे वो 2 क्लास का है, चाहे वो 1 क्लास का है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, यानी अलग अलग क्षमता, जैसे कि कोई बच्चा हमारा, मान लेते हैं कोई बच्चा हमारा कैसा है, एक इंटेलिजेंट है, एक मानसिक रूप से उसकी कम क्षमता है, वह मानसिक रूप से अक्षमता वाला है। तो अलग अलग क्षमता वाले, यानी जैसे कि एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, एक कम है, तो उसके साथ में हमें बच्चों को क्या करना है, समूह में रखना चाहिए, लेकिन उस बच्चे को उसके साथ में, मानसिक अक्षमता वाले बच्चे को उसके साथ में रखना चाहिए ताकि वो उससे कुछ सीख सके, एक दूसरे के साथ में वो साझा करके कुछ अपना सीख सकें। तो ऐसे बच्चों को उन्हें साथ में रखना चाहिए, तभी हम बच्चों को संभाल सकते हैं। एक विषम समूह को कैसे संभालना है? तो विषम कैसा हुआ, एक तो हमारा इंटेलिजेंट हुआ और एक कम क्षमता वाला हुआ, तो एक दूसरे के साथ में वो चर्चा के द्वारा सीख सकते हैं। तो सेकंड आंसर राइट होगा, लेकिन नेक्स्ट और देख लेते हैं। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न हल करने के रूप में देखा, ये तो आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि जिसमें कम क्षमता है उसे कम और जिसमें उच्च है वह, यह तो एक प्रकार का रूढ़बद्धता हो गया कि मतलब उसके साथ में जो कम वाला है उसे तो कम के साथ में, बड़े वाले को बड़े, अरे उन्हें एक जैसे समावेश शिक्षा देनी है हमें। और 4 ऑप्शन क्या कहता है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ में रखना, तो ये भी आंसर कैसा हो जाएगा? रॉन्ग। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 पर। गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। सेकंड है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। थर्ड है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। और 4 है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। देखो, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये आंसर राइट नहीं होगा। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, कक्षा के अनुसार कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए कि उसमें किस प्रकार का, कैसे वो अचीव रखता है, अचीवमेंट उसका कैसा है, उसे उसी के कक्षावार के अनुसार ही उसे क्या देना चाहिए, वर्क देना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 34। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। सेकंड है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। देखो, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती, कविता के रूप में यानी पोइम सुनाते सुनाते गिनती का वाचन करना। सेकंड है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट, यानी बच्चों यहाँ पर लिख दिया, कोई बोर्ड है, हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया और बच्चा उसे क्या कर रहा है, अपनी बुक में उसे कॉपी कर रहा है। थर्ड है, बच्चों का अन्वेषण में लगाना, यानी एक्सप्लोरेशन होता है, बच्चों को अन्वेषण में लगाना और शिक्षक समझाते हैं प्रश्न कैसे हल करें। तो ये आंसर भी राइट नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 35 पर। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, उसने पूछा है नेगेटिव, कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रमबद्धता। सेकंड ऑप्शन है हमारा संख्या नाम यादृच्छिकता रूप से पढ़ना।
3rd है समूह बनाना और 4 है एक एक संगता, यानी ये समूह में करना, एक एक बारी बारी से जाके उसे देखना। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है, संख्या नाम यादृच्छता रूप से बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 36। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या किया बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया था। यानी उसने कहा कि कोई एक आकार होता है जो बंद आकार है और उसका आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, उसने कहा कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी उसे इतना मालूम है कि बस क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो किसका होता है। उसे इतना मालूम है कि क्षेत्रफल होता है। 3rd है बच्चा क्षेत्रफल और परमाणु की अवधारणा के बीच के उलझन में है। और 4 है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई भी क्या नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, उसकी समझ के बारे में हमारा बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया। यानी उसने उसके साथ में गैस किया, उसका आइडिया किया कि कोई भी बंद आकार होता है, वह उसके विचार में आया कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 37 पर। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यानी ये एक रूढ़िबद्धता है, वंशानुक्रम के रूप में रखा उसने कि आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं। तो ये तो रॉन्ग है। हर कोई गणित सीख सकता है, यानी ये गणित सबके लिए बनाया गया है, इसमें लड़का लड़की हर कोई सीख सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट। और गणित केवल आ गया नेगेटिव, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, गणित सीखना एक कठिन विषय होता है, यानी इसको नहीं समझाया जा सकता है, ये कठिन विषय होता है। तो ये कैसा हो गया, रॉन्ग है। इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो गया, हर कोई गणित सीख सकता है, अगर उसमें सीखने की क्षमता, अगर उसे रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए तो लड़का और लड़की दोनों ही सीख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 38। पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या किया, यानी क्या किया कि पहले उसने क्या किया कि एक प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाया और शीट को वितरित किया कि समकोण वाले 4 चतुर्भुज, यानी 4 त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। और पाइथागोरस प्रमेय भी यही कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बता दिया कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये ऐसे इस तरीके से खींचा गया है और संबंध खोजने के लिए कहा, यानी पहले उसने उसे उदाहरण के रूप में एक समझा दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। निगमन विधि में क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि पहले वो क्या देता है, नियम देता है और उसके बाद में क्या देता है, उदाहरण देता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या था, पहले उसने उदाहरण दे दिया है। व्याख्यान, उसने व्याख्यान तो नहीं दिया है। प्रयोगशाला, उसने प्रयोगशाला नहीं किया है। आगमन यानी पहले उसने क्या दिया था, उदाहरण दिया था। इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 39 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम में होता है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक से संग्रह होता है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, कौन सा सत्य नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो केवल क्या हो गया, नेगेटिव। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम 41। 2/3 प्लस 4/5 क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 15। 3 से इसमें डिवाइड देंगे 5 बार, 5 2 जा कितना होता है, 10। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, कितना हो गया, 22/15। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे मिश्रित भिन्न 1
कितना बचा 7/50, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 41 पर। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। देखो, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखते हैं, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये वाला है, ये वाला है। समांतर चतुर्भुज एक नहीं है। ये वाला है, ये वाला नहीं है। ये देखो, ये क्या है, एक वर्ग है ना। कौन सा कथन ठीक नहीं है, कौन सा कथन ठीक नहीं है। अच्छा, उसने पूछा है नेगेटिव पूछा है। इनमें से समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये वाला है, ये समांतर चतुर्भुज माना जाएगा। ये भी है, ठीक है, जिसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री सेल्सियस होता है। आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री सेल्सियस होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी 90 है, ये 90 है, दोनों के आमने सामने का 180 और ये भी 180, इसका भी ये क्या हो गया 180। तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, चारों समांतर चतुर्भुज है। तो आंसर तो हमारा यही रॉन्ग हो गया। और उसने नेगेटिव पूछा था, लेकिन कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 41 का ए। नेक्स्ट हम चलते हैं 42। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देख लेते हैं एक बार 11,000, तो हम 11,000 लिख लेंगे। उसने कहा है 1100, तो हम 1100 लिख लेंगे। और उसने कहा है 11। अब इसको ऐड करेंगे तो 11121, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 पर। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ हम देखेंगे तो देखो 2 का डिफरेंट है, यानी देखो अगर मैं 25,000 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो 27,000, 29,000 और ये 31,000 यहाँ पर आकर के, यानी 2,000 का क्या है, इसमें गैप है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 31,000 आ जाएगी, ठीक है। और बी की वैल्यू इसी तरीके से हम इसके 2 के गैप में देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 51,000 आ जाएगी। अब उसने कहा है ए और बी के बीच में कौन सी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी तो इस में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 1 0 और 1 में से 0, ये कितनी बची, 5 में से 3 गई तो 2, यानी 43 का कितना आ गया, 22,000। एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है, 22,000, 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 43 का सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 44। 3 से ही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 4 12 12 और 1 13, 13/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 पैकेट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कितने से बनाया जाएगा, तो 1/16 इंटू कितना हो जाएगा, अच्छा 3 से ही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट को उसने पूछा है कि कितने किलोग्राम चीनी से बनाया जाएगा। तो 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने के लिए क्या करेगा, 3 से ही 1/4 किलोग्राम 1/16 किलोग्राम के, तो 1/16 किलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 12 12 और 1 13, 13/4 और इससे हम इसमें क्या दे देंगे, डिवाइड, और डिवाइड देंगे तो क्या करेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी और ये अपॉन 1, 4 से 4 बार और 3 4 जा 13 4 जा कितने होते हैं, 52। तो 52 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 पर। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं। देखो 18:40 है, 18:40 को अगर मैं मान लूँ तो 6:40 मान सकती हूँ, है ना। अब 22:20 दिया गया है, 22:20 को हम कितना लिख सकते हैं, 22:20 को हम लिख सकते हैं 10:20 लिख सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। 22:20 को 10:20 लिख सकते हैं और 18:40 को हम 6:40 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं ये 20 मिनट बाद, अगर 18:40 को मैं अगर 20 मिनट और होती तो ये कितने हो जाते, 19 मिनट हो जाते, है ना। यानी 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कितना हो जाता, 19 बज जाते, ठीक है। मतलब कितने हो जाते, 19। तो 19 से जो 22 है, 19 से 22 में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे लग रहे हैं। अब 3 घंटे तो ये हो गए
और इसके ये 20 मिनट दिए गए हैं, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है, ये हो गया। लेकिन 20 मिनट एक्स्ट्रा, हमने क्या कहा था कि 20 मिनट के बाद में वह 19 और हो जाते, तो इसका मतलब इन 20 मिनट को और ऐड कर लो तो कितने हो गए, 3:40 तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 3:40। देख लेते हैं ऑप्शन में है या भी नहीं। कौन सा आंसर है, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर के बर्तन द्वारा कम से कम बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कौन सा सही नहीं है कि इन लीटरों को अगर भरा जाए तो 2000 मिलीलीटर आए। तो हमें ऐसा करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है, और 4 और 3 0 0 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800, और ये कितना हो गया 1200, टोटल कितना हो गया 12 8 2000। तो पहला तो हमारा सही है। सेकंड को देख लेते हैं, 7 गुणा 200 और प्लस के 2 गुणा 300, तो ये कितना हो गया 1400, और ये कितनी हो गई 600, ये कितना हो गया 2000। सेकंड ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 6 और 3 था, तो इसका मतलब 6 और 3 2000, 200 और 300, ठीक है। तो 6 और 3 पे देख लेते हैं, 6 × 200 और 3 × 300 कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 0 0, और ये कितना हो गया 0 0, 9 और 8 7, ये कितना हो गया 2। इसका मतलब ये 2000 नहीं हुआ, यानी 6 और 3 ऐसे हैं जिनके आने पर हमारा 2000 नहीं हो रहा है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 47 पर। निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85/9.09। तो क्या करेंगे कि अगर हमारी कोई संख्या 5 से छोटी होती है तो पॉइंट के बाद की वही वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7.1 को 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 3.85 जो 8 है वो 5 से बड़ी है, तो 3.85 को हम पूरा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 9.09 ये क्या है, 5 के बाद 0 है, यानी 5 से छोटा है, तो 9 की 9 लिख लेंगे, यानी कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 48 पर। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप कितना होगा। उसने कहा है कि आयत का परिमाप कितना होगा। देखो एक बार देख लेते हैं, जो ये छोटा आयत है वो ये रहा, और एक बड़ा आयत है ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भुजा कितने की हो जाएगी, छोटे की भुजा कितनी हो जाएगी। जो हमारा वर्ग दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्या है हमारा वर्ग, ठीक है। वर्ग का भुजा वर्ग, परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा छोटे वर्ग का भुजा कितनी दी गई है 4 की, तो भुजा कितने की आ गई हमारी, ये आ गई 2 की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या है आयत, अब आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एक भुजा दी गई है, कितनी आ गई हमारी, कितने की आ गई 2 की, ठीक है। सिंपल हमारी छोटा वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भुजा कितने की आ गई हमारी 2 की। अब हम देखते हैं, उसने कहा है बनाए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, इस आयत का परिमाप निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये भुजा दी गई है वो ये भुजा दी गई है वो कितने की आई है 2 की। तो इस तरीके से ये भुजा कितने की होगी, तो देखो ये 2 की, एक छोटे वर्ग की भुजा कितने की आ गई 2 की, तो ये 2 की और ये 2 की, तो टोटल लंबाई ये कितने की हो गई 4 की। ऐसे इसको देखेंगे, ये 2 है, ये भी 2 का, ये भी 2 की, ये भी 2 की, तो टोटल ये कितने की हो गई 8 की। यानी जो आयत है उसकी लंबाई तो आ गई 4, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितने की आ गई 8। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 2 जा कितने हो गए 24। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं। ये देखो ये क्या एक वर्ग है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा 4, तो भुजा कितने की निकल के आ गई हमारी 2 की निकल के आ गई। अब उसने कहा है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखो एक छोटे वाले एक टुकड़े की जो भुजा है वो कितने की आ गई, 2 की, तो ये 2 की, ये 2 की, तो ये कितने की आ गई, लंबाई कितने की हो गई, 4 की। चौड़ाई कितने की हो गई, 1 2 3 4, यानी 2 चौक 8, 8 और 4 12 और 12 दूनी 24। इस तरीके से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 49 पर। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मध्यका ज्ञात कीजिए। 5 विषय थी, 5 विषयों में उसने 75 अंक प्राप्त किए, तो अंकों की मध्यका क्या होगी, मध्यका वही सेम रहेगी 75 की। 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी इसे मोड़ करके क्या बनेगा, ठीक है, तो कौन सी भुजा बनेगी। अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये तो बनने से रही, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं, और ये भी नहीं बन सकता। 1 2 3 4, इसकी भी 4, इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो, 1 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 51 पर। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल पार्ट देख लेते हैं। लाल भाग कितने दिया गया है, 40, यानी 1/2 भाग कितने का दिया गया है, 40 का दिया गया है। तो टोटल पार्ट कितने का हो जाएगा हमारा, 40 दूनी 80 का हो जाएगा। लेकिन उसने पूछे क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद की वैल्यू कितनी है, 1/8, तो 1/8 इज इक्वल टू टोटल 80, तो कितना आ गया 10। इसका मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 52 पर। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। सिंपल सा है कि ये देखो 1 2 3 4, नीचे क्या रखा होगा, ये वाला पार्ट रखा होगा 4, उसके बाद में क्या रखा है, 3 रखे हैं, उसके बाद में क्या रखा है 1, तो इसका मतलब नीचे वाला पार्ट कौन सा है, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट है, कौन सा है, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 का डी। 53 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, तो किसकी लागत अधिक है देख लेते हैं। 250 प्रति पैकेट वाले 200 पैकेट हैं, 250 के जो प्रति पैकेट वाले हैं वो तो 200 पैकेट हैं, और 250 प्रति वस्तु के 20 दर्जन, तो एक दर्जन कितने का होता है, 12 का, तो 20 दर्जन कितने के हो गए, 240। ये 250 कितने के हैं, 200 पैकेट हैं, और जी जो ये 240 हैं वो कितने के हैं, 250 के। तो कौन सा ज़्यादा है, तो कौन सा है, सेकंड हो जाएगा। ये दिख रहा है कि 240 है, इसका मतलब सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारा 53 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54। 1 -1 1 प्लस माइनस की 1, तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये आपस में कट जाएंगे सभी, ये इसके साथ में कट जाएगा, लास्ट में जाकर के 1 और लास्ट में माइनस के 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसने पूछा है। फर्स्ट है गणितीय भाषा का विकास, सेकंड है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, थर्ड है तर्क कौशल का विकास, फोर है गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, समस्याओं, गणितीय नहीं पूछा है, तो गणितीय भाषा का विकास होता है, तर्क कौशल करते हैं, अवधारणाओं को भी इसमें समझाया जाता है, समस्याओं का जवाब देना, उनमें सटीकता। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 56 चलते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार किया जाना चाहिए, चित्र बनाना, सेकंड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम को समझना। तो ये किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, पहले हमें अपने अनुभव देखने चाहिए कि हमारा अनुभव क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि भाषा के उसके माध्यम को समझना चाहिए कि किस तरीके की भाषा है, फिर हमें चित्र बनाना चाहिए, और फिर उसके बाद में उसके प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए, यानी पहले 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2। कौन सा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 57। एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्या घटाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोधन करता है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चे को नहीं मालूम है कि कैसे घटाना है। नेक्स्ट है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है,
यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास सुधारा जा सकता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। स्थानीय मान के बारे में उसे कोई अवधारणा नहीं है, वरना बच्चा सही करता। तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, सेकंड, यानी इसको क्रम में देखना है कि कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाते हैं। पहले उसका प्लान किया जाता है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चों के अधिगम प्रत्युष्टि। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसके साथ में एकीकृत आकलन किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका शिक्षण अधिगम आकलन, उसकी योजना बनाई जाती है। उसके बाद में अधिगम के साथ एकीकृत किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया हमारा सेकंड, उसके बाद में उसने एकीकृत आकलन किया, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास किया, उसके बाद में उसकी प्रतिपुष्टि और उसके रिपोर्टिंग का संचार किया, यानी 2 1 3 4, ठीक है। देख लेते हैं 2 1 3 4, तो 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 59, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, नहीं। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना जटिल कार्य है, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित रहते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, रोमन अंक स्थानीय मान के रूप में किया जाता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 60, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब राइड्स खेलने का आनंद लें, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देते हैं और आकार के बारे में उनकी समझ को गहन प्रदान करते हैं, यानी उसमें क्या देते हैं, उसे अवसर दिया जाता है गहन, ठीक है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे मैथ के 30 क्वेश्चन थे जो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कराएंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है EVS का।